हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात टॉपिक से जो टाइप 1 पढ़ रहे थे उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। टाइप 1 हम पढ़ रहे थे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। आज हम 11 प्रश्न पढ़ेंगे। इन 11 प्रश्नों में से 5 प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने पटवारी परीक्षा 2017 में जो पेपर हुआ थे उसमें से उठाए हैं। एक टेलीग्राम चैनल भी है हमारा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उससे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको पटवारी परीक्षा 2017 के सारे पेपर अवेलेबल है वहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि वो 5 प्रश्न जो कि इस टाइप से पूछे गए थे वो तो मैंने निकाल लिए हैं, आपको और भी प्रश्न उसमें ढूंढना है। मैंने शायद से 12 या 13 दिसंबर तक के पेपर को देखा है और बाकी के जो बाद के पेपर यानी कि 14, 15, 16 और वो 29 तक थे वो सारे आपको देख के आपके नोट्स में वो सारे जो प्रश्न हैं वो आप साथ में संकलित कर लेना। कहने का मतलब ये है कि 5 प्रश्न हम इस टाइप के यहाँ करेंगे, बाकी का आपके लिए होमवर्क है जो कि आप वहाँ से पेपर देख के और वहाँ से आपको करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो पहला जो प्रश्न पटवारी परीक्षा से संबंधित होंगे वो आपके प्रश्न के नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, उसको मैं भी एम्फेसाइज कर दूंगा, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न है ये परीक्षा में नहीं पूछा गया था लेकिन इस टाइप से संबंधित है। जो पहला प्रश्न है 3 संख्याओं का अनुपात 3/4 अनुपात 5/8 अनुपात 7/12 है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 48 का है तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। देखिए इस प्रश्न में क्या है, हमको 3 संख्याओं का अनुपात दिया है और सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस दिया है 48 और फिर ये पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए करते हैं। ऐसा सवाल हमने जब पिछला वीडियो में हमने ये टाइप पढ़ा था तो हमने ये सवाल से ही वीडियो खत्म किया था। तो इसको भी हम देखते हैं। देखो हमको रेशो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। 3 संख्याओं का जो रेशो दिया है वो हमको दिया है 3/4 अनुपात 5/8 अनुपात 7/12। ये हमको 3 संख्याओं का रेशो दिया है। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि जब बटे वाला रेशो आएगा तो अब उसको हमको सिंगल रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम आंसर निकाल पाएंगे। सिंगल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो बटे वाली संख्या है यानी कि 4, 8, 12 इनका एलसीएम लेना पड़ता है, इनका लघुत्तम समापवर्तक लेना पड़ता है। कैसे लेते हैं, जिन संख्याओं का आप एलसीएम ले रहे हैं यानी कि 4, 8 और 12 का हम एलसीएम ले रहे हैं तो इन संख्याओं में हमको सबसे बड़ी वाली संख्या पहले तो सिलेक्ट करनी है। तो 4, 8 और 12 में सबसे बड़ी संख्या 12 है। इस 12 में हमको 2 का गुणा करना है, मतलब शुरुआत 2 के गुणा से करनी है, फिर 2 से अगर नहीं आएगा तो 3 का गुणा करना है, 4 का गुणा करना है। तो पहले हम 12 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो 12 दूना कितना होगा, 24 होगा। तो ये जो 24 आया है ये 24 जो है इस 4 के पहाड़े में आता है क्या? हाँ आता है, 4 छंग 24 होता है। 8 के पहाड़े में आता है, 8 तिया 24 होता है और 12 के पहाड़े में तो वैसे भी वो आएगा। जिसका आप एलसीएम ले रहे हो अगर उसके पहाड़े में ये जो चीज़ आ रही है तो फिर यही इसका एलसीएम है। कहने का मतलब ये है कि आपने 3 संख्याएं जो हैं जिनका एलसीएम लेना था आपने उनको सिलेक्ट किया बड़ी संख्या को, उसमें आपने 2 का गुणा किया तो रिजल्ट आया 24। आपने ये देख लिया कि बाकी की जो 2 संख्या है उसके पहाड़े में ये 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। यदि आ रहा है तो वही एलसीएम है। फिर क्या किया था हमने, 24 को यहाँ लिख लिया था जिसको हम बाद में मिटा देते हैं। अभी हमने लिखा है ताकि हमको सिंगल रेशो में कन्वर्ट कर रहे हैं आंसर निकालने के लिए। अब हम क्या करते हैं, जब हम इस संख्याओं का ऐसे एलसीएम लेते हैं तो 24 में 4 का भाग लगाते हैं। 4 छंग कितना होगा, 24 होगा, 6 पर जाएगा और 6 का ऊपर गुणा हो जाता है तो 6 तिया 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 24 में 8 का भाग लगाएंगे तो 8 है कम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 बार जाएगा। इस 3 का हम लोग 5 में गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, तो यहाँ 15 आ जाएगा। फिर इस 24 में हम 12 का भाग लगाएंगे तो 12 दूना कितना होता है, 24 2 बार जाएगा और इस 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूना 14। तो इसका काम जो था एलसीएम का वो सिर्फ इतना सा था, क्या कि बटे को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, बटे को हमने सिंगल रेशो में कन्वर्ट कर दिया। तो अब सवाल क्या बन गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात जो है 18, 15, 14 है। इस प्रकार का सवाल बन गया है। आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में जो आपको रेशो दिया है उन्हीं को संख्याएं मान लेनी है। माना कि हमारी पहली संख्या 18 है, हमारी दूसरी संख्या 15 है, हमारी तीसरी संख्या 14 है, ऐसा हमने मान लिया। अब हमको आगे जब प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें यह लिखा है कि जो बड़ी संख्या है और जो छोटी संख्या है उनका अंतर 48 है
तो आप मुझे बताइए कि बड़ी संख्या कौन सी है तीनों में से। तो बड़ी संख्या तो 18 है। बड़ी संख्या क्या है? 18 है। और छोटी संख्या क्या है इन तीनों में? इन तीनों में छोटी संख्या 14 है। इन दोनों का हमको डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है। इन दोनों का अंतर कितना होगा? तो आप कहेंगे 18 में से 14 को घटा लीजिए। कितना आएगा? 18 में से 14 को घटाएंगे तो 4 आएगा। तो हमारा अंतर तो है 4 और प्रश्न में अंतर दिया है कितना? 48। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप हमको चाहिए थी प्रश्न का जवाब देने के लिए वो हमने निकाल ली है। 4 बराबर 48 होता है। यदि 4 बराबर 48 होता है तो अब क्या करना है? अब जो पूछा है वो देखना है कि उन्होंने क्या पूछा है। तो उन्होंने पूछा है कि बड़ी संख्या का मान क्या है, बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से। अगर इस प्रकार से रेशो है तो बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप मुझे बताइए तीनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप कहेंगे तीनों में से बड़ी संख्या तो 18 है। यानी कि आपको 4 बराबर 48 होता है तो 18 बराबर क्या होता है? तो हमने देखा था कि जिस संख्या को आपको निकालना है, जिसका मान आपको ज्ञात करना है, उसका तो आपको गुणा करना है। तो इस 48 में मैं किसका गुणा करूंगा? 18 का। 18 का गुणा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमको 18 बराबर क्या होता है ये निकालना है। हम किससे निकाल रहे हैं? ये 4 इससे निकाल रहे हैं तो इसका भाग लगाना है। ठीक है, यहां जो होगा उसका आप हमेशा भाग लगा सकते हैं, आपको हमेशा भाग लगाना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम 18 बराबर क्या है वो निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? 4 एकम 4, इसका काट देंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये 12 बार कट गया। यानी कि आपका जो उत्तर है वो 12 × 18 है। तो 12 × 18 कर लीजिए। 12 8 कितना होगा? 12 8 96 होता है, यानी कि 6। हासिल 9 लगा। 12 एकम 12 और 9 कितना होगा? 12 और 9 होगा 21। यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो 216 होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 216 होगा। अब हम अगला सवाल करते हैं। आपका जो दूसरा सवाल है आज का वो है दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 3:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखिए, आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया है। सबसे पहले हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, फिर इसकी एक्स वाली मेथड क्या होगी वो हम यहाँ देख लेंगे। तो आप पहले शॉर्ट समझ लीजिए, फिर हम एक्स भी समझ लेंगे। सबसे पहले आपको रेशो दिया है। कितना रेशो दिया है? दो संख्याओं का रेशो दिया है 7:4। 7:4 आपको रेशो दिया है दो संख्याओं का। फिर बोला है कि इसमें हमने 12 की वृद्धि कर दी है। इसमें हमने 12 की वृद्धि कर दी है तो जो नया रेशो बन गया है, अब जो संख्याओं का रेशो हो गया है वो कितना हो गया है? 3:2 हो गया है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमेशा करते आ रहे हैं, रेशो को आप हटा ही दीजिए। रेशो हमारा किसी काम का नहीं है फिलहाल। अब क्या करना है? अब आपको देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस सेम है कि नहीं है। 7 और 3 में कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। और 4 और 2 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। यानी कि इन दोनों में सेम डिफरेंस नहीं है। या तो यहाँ 4 है तो वहाँ भी 4 होना चाहिए, तब हम आंसर तक जा पाएंगे शॉर्ट तरीके से। और यदि वहाँ 2 है तो या तो फिर यहाँ 2 होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तब हम शॉर्ट तरीके जा पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? सबसे पहली स्टेप आपको ये करनी है कि आपको इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है कि इसका डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। यदि वो इक्वल है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और यदि वो इक्वल नहीं है तो हमको उसको इक्वल करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये आता है कि इक्वल कैसे करें? ठीक है, तो इक्वल करने के लिए आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 7 में से 4 गया 3। इन दोनों का डिफरेंस 3 का डिफरेंस है दोनों में, और इन दोनों में किसका डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि 3 और 2 के बीच 1 का अंतर है, 7 और 4 के बीच 3 का अंतर है। तो ये जितना अंतर है ना, इसको आपस में इसमें मल्टी कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ 3 का अंतर है तो इस 3 का गुणा आप यहाँ कर लीजिए। ठीक है, और इन दोनों में 1 का अंतर है तो इस 1 का गुणा आप इसमें कर लीजिए। देखो मैं यहाँ कर देता हूँ। हमने क्या किया कि इस 3 का गुणा, यहाँ पे 3 का अंतर था तो हमने इस 3 का गुणा जो है इसमें कर दिया, और इस 1 का गुणा उसमें कर दिया। तो यदि मैं इस 1 का गुणा 7 और 4 में करूँगा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि मैं 7 में 1 का गुणा करूँगा तो 7 एकम तो 7 ही हो जाएगा। ठीक है, और मैं 1 का गुणा 4 में करूँगा तो 4 एकम 4 ही हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब उधर 3 का अंतर था दोनों में, तो मैंने क्या किया? इस 3 का गुणा काय में किया, 3 का गुणा 3 में किया तो 3 3 9, और 3 का गुणा मैंने 2 में किया तो 3 2 6। इतनी बात आप समझे? ऐसा हमने क्यों किया है? ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमको डिफरेंस सेम करना है। अब देखो डिफरेंस सेम लग रहा है क्या? 7 और 9 में कितना डिफरेंस है? 7 और 2 9, 2 का डिफरेंस है। 4 और 6 में कितना डिफरेंस है? 4 और 2 6, यानी कि 2 का डिफरेंस है। दोनों में बराबर डिफरेंस आ गया। अब हम जो है सवाल को ईजी तरीके से कर पाएंगे आसानी से।
अभी आपको, यदि आपने ये प्रोसेस नहीं समझी है पहले कभी, तो अभी आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब हम अगले सवाल करेंगे अभी तो आपको ये ईजी लगने लग जाएगी। यानी कि ये मेथड एक्स से कई गुना ज़्यादा अच्छी है इन सवालों को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम एक बार और देख लेते हैं क्या करना है। पहले आपको जो रेशियो दिया है उनमें इन दोनों का डिफरेंस देखा और इन दोनों का डिफरेंस देखा। इन दोनों का डिफरेंस देखा तो 4 आया और इन दोनों का डिफरेंस देखा तो 2 आया। हमने देखा कि इन दोनों में डिफरेंस सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 3 आया, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 1 आया। अब इनको इस यहाँ पे 1 का डिफरेंस है दोनों में, तो इस 1 का गुणा वहाँ कर देंगे, और इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, इस 3 का गुणा यहाँ कर देंगे। इतना आपको करना है। इतना आप करेंगे तो 7:4, ऊपर तो 7/4 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1 का गुणा हुआ तो कुछ भी नहीं बदलेगा, और नीचे संख्या बदल जाएगी। क्यों बदली? क्योंकि वहाँ पे 3 से गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे यदि हम 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 3 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न पे आ जाते हैं। हमने वृद्धि कितनी करी, आप ये बताइए। अब हमने वृद्धि करी 2 की, हमने 7 में वृद्धि करी 2 की तो 9 बन गया, हमने 4 में वृद्धि करी 2 की तो 6 बन गया। यानी कि हमारा अनुपात 7:4 था, और 2 की वृद्धि करने पर हमारा जो नया अनुपात है वो 9:6 हो गया। ठीक है, उन्होंने कितनी वृद्धि करी, तो उन्होंने 12 की वृद्धि करी। यही तो दिया है प्रश्न में, कितना दिया है, 12 ही दिया है। मतलब कि इस प्रकार से अनुपात था और 12 की वृद्धि करी तो ये अनुपात हो गया। तो हमने तो वृद्धि करी 2 की, उन्होंने वृद्धि करी 12 की, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 बराबर आ जाएगा 12। इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है, अब हम आंसर तक पहुंच सकते हैं कि यदि 2 बराबर 12 होता है तो फिर क्या पूछा है, ये पूछा है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब संख्याओं का योगफल क्या है, एक संख्या तो 7 है और एक संख्या 4 है, इनका योगफल कितना है, 7 और 4 11। यानी कि आपको 11 बराबर क्या होता है ये ढूंढना है, पता करना है। तो आप 12 में 11 का गुणा कर देंगे। 11 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको दोनों संख्याओं का योग चाहिए। हमारी पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 4 है, इसलिए हमने दोनों को जोड़ लिया। तो 7 और 4 11 हुआ, तो 11 बराबर क्या होगा ये हम ढूंढ रहे हैं। तो जो निकालना है उसका गुणा करना है, यानी कि 12 में 11 का गुणा करना है, और जिससे निकाल रहे हैं उसका भाग लगा देना है। तो हम 2 का भाग लगा देंगे। इतना आप समझ पाए होंगे। अब क्या करना है, अब इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 11 छंग 66, यानी कि आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 66 इस सवाल का उत्तर है, 66। एक्स की मेथड क्या हो सकती थी वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी समझना जरूरी है। तो पहले जो रेशो था, माना कि पहली संख्या 7x है और दूसरी संख्या 4x है। ये हमने कैसे निकाला, ये हमने जो हमको रेशो दिया था उससे निकाला कि दो संख्याओं का रेशो 7:4 है, तो हमने पहली संख्या 7x मान ली और दूसरी संख्या 4x मान ली। फिर उनने बोला कि हर संख्या में जो है, प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया है। तो इसमें यदि आपने 12 जोड़ दिया तो 7x + 12 ये हो जाएगा, और यदि आप इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4x + 12। बात समझ पाए आप। हमने पहली संख्या 7x मानी, दूसरी संख्या 4x मानी। उन्होंने बोला कि 12 प्लस करना है, हर वृद्धि 12 करना है। हमने 7x में यानी कि पहली संख्या में 12 की वृद्धि करी, ये आ गया। हमने दूसरी संख्या में 12 की वृद्धि करी तो 4x + 12 आ गया। जब आपने 12 की वृद्धि करी तो जो नया अनुपात है वो कितना हो गया है, 3:2 हो गया है। प्रश्न में 3:2 दिया है, 3:2 हो गया है। अनुपात मतलब क्या, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम, 7x + 12 बटे 4x + 12 = 3:2। यही तो अनुपात दिया है हमको प्रश्न में, 3:2 बोला है। 3:2 यानी कि 3/2, और इन दोनों, इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात इक्वल हो जाएगा। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टी हो जाएगा, यानी कि 2 का गुणा इस पूरे में हो जाएगा और 3 का गुणा इस पूरे में हो जाएगा। 2 का गुणा आप पूरे में करेंगे तो 7 दूना 14x + 12 दूना 24, और 3 का गुणा आप इसमें करेंगे तो 4 तिया 12x + 12 तिया 36। x हम एक साइड कर लेंगे, यानी कि 14x यहाँ है, 12x इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगली स्टेप आपकी हो जाएगी 14x - 12x, क्योंकि 12 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा। ठीक है, 36 तो हम यहीं रख देंगे, और ये जो 24 है इसको हम उधर ले जाएंगे, तो ये यहाँ प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 24 इधर आ जाएगा। 14 में से यदि आप 12 घटाएंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, 14 में से 12x घटाएंगे तो 2x बचेगा, और 36 में से आप 24 घटाएंगे तो 12 बचेगा। 36 में से 24 घटाने पे कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब हमको x का मान मिल जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 जो है बटे में चला जाएगा क्योंकि इनटू में है, तो यहाँ x का मान हमको मिल जाएगा 6।
यदि हमको x का मान मिल जाएगा तो हम संख्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? हम x का मान हमने जो संख्या मानी है उसमें पुट कर देंगे, तो x का जो मान आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 7 × 6, ठीक है, क्योंकि x का मान कितना आया, 6 आया, और 4 जो दूसरी संख्या है आपकी उसका मान हो जाएगा 4 × 6, यानी कि 7 छंग 42 और 6 चौक 24। तो पहली संख्या आपकी 42 आ गई है और दूसरी संख्या आपकी 24 आ गई है, और उन्होंने बोला है कि दोनों का योगफल कितना है, तो दोनों को यदि हम जोड़ेंगे 42 और 24 को यदि आप जोड़ोगे तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा, 66। 4 और 2 6 और 4 और 2 6, यानी कि 42 और 24 कितना होता है, 66। तो वैसे करेंगे तो भी आपका उत्तर 66 ही आएगा, लेकिन उसमें क्या है कि हर सवाल में आपको x मेथड लगाने से कोई मतलब नहीं है, आपको इसके ऊपर काम करना है। इसके ऊपर काम कैसे हो पाएगा, पहला तरीका आपने देख लिया है, आप जब इसके 3 सवाल और कर लेंगे तो ये तरीका आपके पूरी तरह से माइंड में बैठ जाएगा, यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, अब हम अगला सवाल करते हैं। अब देखिए अगला सवाल है जो कि एज इट इज जो पिछला सवाल था उसकी डिक्टो कॉपी है, बस संख्याएं अलग हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखो दो संख्याओं का हम वापस शॉर्ट तरीके से करते हैं, x वाले से मैंने आपको दिखा दिया है, आप उस प्रकार से करना। तो दो संख्याओं का जो अनुपात है वो दिया है 2:3। 2:3 आपको अनुपात दिया है, अनुपात का साइन हम नहीं लगा रहे हैं, है ना। और फिर क्या बोला है, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाता है। इसका काम तो हमको बाद में पड़ेगा, तो इस लाइन को हमने छोड़ दिया फिलहाल कि 15 जोड़ा है हमने, और अब नया अनुपात जो है वो 7:9 हो गया है। तो नया अनुपात 7:9 हो गया। ठीक है, पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है कि हमको इनके बीच में डिफरेंस सेम है या नहीं है वो चेक करना है। पहली स्टेप हमारी यही है। तो हमने देखा कि 2 और 7 में डिफरेंस 5 का है ना। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 का डिफरेंस है। तो हमें समझ में आया, चलो यार यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, और यहाँ 3 और 9, 9 और 3 में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है ना। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा। तो यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है। डिफरेंस बराबर नहीं है, डिफरेंस बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या करना है, हमको डिफरेंस बराबर करना है। यदि इस तरीके से हमको सवाल आगे करना है तो डिफरेंस बराबर कैसे करेंगे, तो हमने देखा कि डिफरेंस बराबर इस प्रकार से कर सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। इन दोनों में 2 और 3 में डिफरेंस 1 का है, 9 और 7 में डिफरेंस 2 का है। तो इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है। तो फिर हमने क्या देखा था कि यहाँ जो डिफरेंस है उसका तो गुणा इस रेशो में कर दो, और यहाँ जो डिफरेंस है ये 1 का, इसका गुणा इस रेशो में कर दो। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब क्या करना हमको, इस 2 का गुणा अगर मैं उस रेशो में करूँगा तो 2 और 2 का गुणा करूँगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, ठीक। और इस 2 का गुणा मुझे उधर भी करना है 3 में, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ आ जाएगा 4 और 6, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इस 1 का गुणा इधर करना है। 1 का गुणा आप किस में भी करेंगे तो वो संख्या नहीं बदलेगी। कहने का मतलब 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 एकम 7 ही आ जाएगा, ठीक है। और 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 एकम 9 ही आ जाएगा। इतनी बात आप समझ पाए। अब यदि हम देखेंगे तो डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। देखो 4 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 और 7 के बीच में 3 का डिफरेंस है ना। 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। और 6 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 6 और 9 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है, क्योंकि 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। यदि डिफरेंस इक्वल हो गया है तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं सवाल करने के लिए। तो कहने का मतलब हमने 4 में 3 जोड़ा तो अनुपात ये हो गया, हमने 6 में 3 जोड़ा तो अनुपात 7:9 हो गया। इस प्रकार से प्रश्न बन गया है। तो हमने तो जोड़ा है कितना, 3, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस। हमने जोड़ा 3 और उन्होंने जोड़ा 15, यही तो उन्होंने बोला है, 15 ही बोला है ना, हाँ 15 बोला है। तो 3 बराबर क्या आ गया, 3 बराबर 15 आ गया। मतलब हम तो 3 ही जोड़ रहे हैं, हमने जो माना उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो 15 जोड़ रहे हैं। तो हमको 3 और 15 को इक्वल कर देना है। हम यही तो करते आ रहे हैं हर प्रकार में मैथ्स में। तो 3 बराबर कितना हो गया है, 15 हो गया है। अब क्या पूछा है वो देखिए। अब उन्होंने पूछा है कि तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। वापस से योगफल पूछ रहे हैं। अब संख्याओं का योगफल क्या होगा, देखो 6 और 4 कितना होता है, एक तो संख्या ये है 4 और एक है ये 6, दो संख्याएं यही तो हैं हमारी। तो 6 और 4 10 होता है, यानी कि हमारा योगफल तो होता है 10। तो 10 बराबर क्या है ये निकालना है।
ठीक है, तो 15 में हम क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको योगफल पूछा है। और किससे निकाल रहे हैं हम, 3 से निकाल रहे हैं, तो 3 का हमने भाग लगा दिया, तो 3 एकम तो 3 और तीनों पंजे 15, 10 × 5 कितना हो गया, 50 हो गया। तो 50 इस सवाल का उत्तर होगा। थोड़ी सी मैं शुरुआत कर देता हूँ आपके x की, उसके बाद आप आगे बढ़ा लेना सवाल को। यदि x से भी यदि आप करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। देखो हमको ये दिया था कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, तो माना कि पहली संख्या 2x होगी और दूसरी संख्या 3x होगी। फिर उन्होंने बोला है कि हमने प्रत्येक संख्या में यानी कि इन दोनों में 15-15 जोड़ दिया, तो आपकी ये वाली संख्या बन जाएगी 2x + 15, क्योंकि 15 जोड़ रहे हैं, और आपकी ये संख्या बन जाएगी 3x + 15। और फिर क्या बोला है, फिर रेशो बोला है कि उनका जो रेशो है जब जोड़ेंगे तो उनका जो नया रेशो बन रहा है वो 7:9 बन रहा है। तो आपको क्या करना है, 2x + 15 बटे 3x + 15 बराबर 7/9। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको x का मान मिलेगा। आप x का मान रख के यहाँ पे रख देंगे इन दोनों में, और फिर जो भी वैल्यू आएगी उनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है, और ये भी आपको समझना ही समझना है। अभी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, तीसरे सवाल में और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, तीसरा या चौथा जो भी आपका सवाल चल रहा है। ठीक है, तो हम अब समझते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल है आपका, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है। दो संख्याएं जिनका अनुपात 7:5 दिया है और अब जोड़ा नहीं है, अब बोल रहे हैं कि उसमें से कम करना है, यानी कि घटाना है। तो घटाने पे जो नया अनुपात हो रहा है वो कितना हो रहा है, 27:17 हो गया है। तो संख्याओं के बीच अंतर कितना है, हर बार इन्होंने योग पूछा है, इस बार क्या पूछ लिया है, तो संख्याओं के बीच अंतर कितना है। चलिए इसको करते हैं। अब इसमें भी ये सेम मेथड लगेगी, पूरी की पूरी सेम मेथड लगेगी, बस आपको क्या करना है, कम करना है इसमें। देखिए हमको जो रेशो दिया है, रेशो दिया है दो संख्याओं का 7:5, तो 7:5 रेशो दिया है। ठीक है, और फिर हमको 40 कम करना है, इसको हम छोड़ेंगे, अभी हमारे अभी काम नहीं है ये, जब आंसर निकालेंगे तब काम का है, आप समझ पाए होंगे। नया रेशो लिखना है, जो नया रेशो है वो कितना हो गया है, 27:17 नया रेशो हो गया है। 27:17 नया रेशो हो गया है, लेकिन ये कब हुआ है, जब आपने इन संख्याओं में कितना जोड़ा, 40 जोड़ा। पहली स्टेप तो हमारी वही रहेगी, कौन सी, कि हमको चेक करना है कि इनका अंतर जो है वो इक्वल है कि नहीं है। किनका, इसका और इसका अंतर कितना हो गया, इन दोनों में कितना अंतर है, आप कहेंगे इन दोनों में तो 20 का अंतर है। ठीक है, 27-17 ही है ना, यही है ना सवाल, यही है। और इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में अंतर है 12 का। बात समझ पा रहे हो, 5 और 17 में 12 का अंतर है, 7 और 27 में 20 का अंतर है। अब ये अंतर तो मैं आपको समझाने के उद्देश्य से लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इसे लिखना नहीं है, वो तो आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि इनका अंतर इक्वल है कि नहीं है। कहने का मतलब आपको ये स्टेप बढ़ानी नहीं है, आपको डायरेक्ट वहीं चले जाना है। ठीक है, तो आपको दिखा कि यार अंतर तो इक्वल नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ जाना है। अब ये करना है कि 7 और 5 में कितना अंतर है, 2 का, और 27 और 17 में कितना अंतर है, 10 का। तो हमने समझा कि यार यहाँ का जो अंतर रहता है ना, इसका मल्टी हम इसमें करते हैं, और यहाँ जो अंतर रहता है इनका, यानी कि ये 2 है, इसका मल्टी हम इसमें कर देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस रहता है, ये जो एक अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस इक्वल हो जाता है। इक्वल क्यों करना है, क्योंकि इक्वल करेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, तो ये सारा आपको फटाफट से कर लेना है। अब कैसे, 10 में आपने 7 का गुणा किया तो 10 × 7 यानी कि कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, और 10 का गुणा आपने किस में किया, 5 में किया, तो 10 × 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। समझ पाए इतनी बात आप। अब क्या करना है, वो जो 2 अंतर था वहाँ वाला, उसका गुणा इस रेशो में करना है। तो 2 का गुणा किस में करेंगे, 27 में करेंगे। 27 दूना कितना होता है, 27 दूना होता है 54, 54। ठीक है, और इस 2 का गुणा अब 17 में भी करेंगे, तो 17 दूना कितना होता है, 34 होता है। अब आप देखो, अब आप देखोगे तो आपको जो डिफरेंस है वो आपको इक्वल नजर आएगा। 70 और 54 इनमें आपको डिफरेंस 16 का नजर आ रहा होगा। ठीक है, और 50 और 34 इसमें भी आपको डिफरेंस कितना नजर आ रहा है, 16 का ही डिफरेंस नजर आ रहा है। इसका मतलब हमने तो 70 में से 16 ही कम किए हैं, है ना। यहाँ भी देखो डिफरेंस कितना है, 16 ही है। हमने तो 70 में से 16 ही कम किया है, 50 में से 16 ही कम किया है, और उन्होंने कितना कम किया है, उन्होंने 16 की जगह 40 कम किया है। उन्होंने यही तो बोला है कि प्रत्येक संख्या में 40 की कमी कर दी जाए।
तो हमने तो कमी करी है 16 की, उन्होंने कमी करी है 40 की, तो हमने 16 और 40 दोनों को बराबर कर दिया। तो अब क्या आ गए, हम आंसर पे आ सकते हैं अब कि 16 बराबर 40 होता है। तो अब क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। आप मुझे बताओ, पहली संख्या 70 है, दूसरी संख्या 50 है, इन दोनों में कितना अंतर है। तो आप कहेंगे अंतर तो इनका 20 है। कितना अंतर है, 70 और 50 में अंतर कितना है, 20 है। यदि वो योगफल पूछते तो हम 70 और 50 को जोड़ते, 120 बराबर क्या होता है वो निकालते, लेकिन योग नहीं पूछा है। क्या पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या में अंतर कितना है, तो 70 और 50 में अंतर 20 है। यानी कि आपको ये निकालना है कि 16 बराबर 40 होता है तो 20 बराबर कितना होता है। 16 बराबर 40 होता है तो 20 बराबर कितना होता है। तो हमने क्या देखा था कि 40 में उसका गुणा करना है जो हमको निकालना है। तो हमको निकालना है 20 बराबर क्या होता है, तो हमने 20 का गुणा कर दिया। और अब क्या करना है, इस 16 का हमेशा हम भाग लगाते आ रहे हैं, यानी कि यहाँ जो रहता है उसका हम भाग लगा रहे हैं, या फिर हम जिससे फाइंड कर रहे हैं उसका हमको भाग लगाना है। इतना आप समझ पाए। अब तो यहाँ पे प्लस माइनस या गुणा भाग वाला खेल है। तो क्या करना है, इसको आप 8 से काट सकते हो। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यहाँ पे 5 से कट गया 8 से, और यहाँ से 2 से कट गया। अब क्या करना है, 2 एकम 2, और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 10 × 5 कितना हो गया, 50 हो गया। बस यही इस सवाल का उत्तर है। तो हमने अभी लगभग 3 या 4 प्रश्न देख लिए हैं। हमने कुछ प्रश्न देखे हैं जो कि प्लस वाले पे थे, कुछ देखे हैं जो कि माइनस वाले पे थे। पटवारी परीक्षा 2017 में जो प्रश्न आए हैं वो इन्हीं पे आधारित थे। वो टॉपिक था आयु वाला, यानी कि अभी हम रेशो के सवाल से आयु वाले सवाल, जो अपना एज वाला जो टॉपिक है आपका, आयु पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको करेंगे सेम पैटर्न पर। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूं अब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। इसी सवाल को आप चाहो तो x से भी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, इसको 7x मानना है, इसको आपको 5x मानना है, और फिर 40 कम करना है तो आपको 7x - 40 करना है और 5x - 40 करना है। फिर दोनों का रेशो यानी कि दोनों को बटे में करके 27/17 कर सकते हैं, जो हमने यहाँ करते आ रहे थे अभी। वहाँ से आपको x का मान मिलेगा, x का मान मिल जाएगा तो आप x का मान 7x में रखेंगे तो आपको पहली संख्या मिलेगी, x का मान आप 5x में रखेंगे तो आपको दूसरी संख्या मिलेगी। दोनों को आप घटा लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरीके जो है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं उन प्रश्नों में जो कि पटवारी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जो पटवारी परीक्षा में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं ना, उन प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले एक प्रश्न जो है, अभी ये 5वां वाला जो प्रश्न आ रहा है, इसको ये परीक्षा में नहीं आया है, लेकिन इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में आए हैं जिसमें कॉन्सेप्ट वही यूज हुआ है जो अभी हम पढ़े हैं, यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो हम देखते हैं पहले, यानी कि डेमो प्रश्न में ले सकते हैं आप, फिर हम पटवारी परीक्षा वाले जो प्रश्न थे उनको करेंगे। देखो प्रश्न आपके सामने है कि 5 वर्ष पहले आकाश और भारत की आयु का अनुपात 3:1 था। 5 वर्ष पहले आकाश और भारत की आयु का अनुपात 3:1 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, समझते हैं। हमको 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु का अनुपात दिया है। अब आपको क्या करना है कि पहले एक फ्लो चार्ट बनाना है, हमेशा नहीं बनाना है, पहली बार ही बनाना है। जब आप आपकी कॉपी में ये सवाल नोट करेंगे तो पहले सवाल में ये बनाना है, बाकी को तो आप प्रैक्टिस जैसे करते हैं रफ वैसे ही करना है। तो हमारा यहाँ जो मैं यहाँ पे जो चीज़ लिखूंगा वो होगी आपकी पहले, वर्ष पहले। ठीक है, बीच में जो आपकी चीज़ रहेगी वो रहेगी वर्तमान, और यहाँ जो आपकी चीज़ रहेगी वो रहेगी वर्ष बाद। ऐसे सवालों को आपको इसी प्रकार से चार्ट बनाना है। ऊपर यहाँ पे जगह रहेगी कोई व्यक्ति, अगर जो भी आपको व्यक्ति दिए हैं आप जब एग्जाम में सवाल करेंगे तो आप समझ पाएँ कि ये किसका डेटा है, तो वहाँ उन व्यक्तियों का नाम लिख सकते हैं। जैसे शुरू करते हैं, मैं प्रश्न पढ़ता जाऊंगा, यहाँ पे डेटा फिल करता जाऊंगा। आपको इस प्रकार से बना लेना है। कौन से वाले में, आयु वाले में। जब हम आयु का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। आपको फिलहाल क्या बनाना है, ऊपर आ जाएगा वर्ष पहले, नीचे आ जाएगा वर्तमान और बाद में आ जाएगा वर्ष बाद। ये क्या किया है वो समझते हैं। सवाल ये था
कि 5 वर्ष पहले आकाश और भारत की आयु का हमको क्या समझ में आया कि यार दो व्यक्ति हैं, एक तो है आकाश और एक है भारत। तो हमने आकाश के लिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, व्यक्ति की जगह यहाँ पर है, मैंने आकाश के लिए ए लिख लिया है और भारत के लिए मैंने बी लिख लिया है। इतना आप समझे, आकाश के लिए मैंने ए लिखा है और भारत के लिए बी लिखा है। आकाश का डेटा यहाँ होगा, भारत का डेटा यहाँ होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि 5 वर्ष पहले, देखो 5 वर्ष पहले, तो वर्ष पहले वाला डेटा कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। तो ये कितने साल पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले की, तो 5 वर्ष पहले हो गया। 5 वर्ष पहले क्या बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पहले आकाश और भारत की आयु का अनुपात 3:1 था, यानी कि इन दोनों की आयु का अनुपात दिया है 3:1। अनुपात का साइन हमको लगाना ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, 5 वर्ष के बाद, अब देखो कहाँ की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष बाद की, यानी कि यहाँ क्या लिख देंगे 5 वर्ष बाद। इतना भी आपको समझ में आ गया है। 5 वर्ष पहले तो ये अनुपात था और 5 वर्ष बाद का अनुपात बोल रहे हैं 2:1, यानी कि यहाँ क्या लिखना है 2 लिखना है, यहाँ क्या लिखना है 1 लिखना है। अब ऑब्वियसली बात है कि वर्ष पहले वाला डेटा फेल हो गया है, वर्ष बाद वाला डेटा भी फेल हो गया है, तो पूछेगा क्या, यही तो पूछेगा कि वर्तमान में क्या है। तो वर्तमान में उन्होंने दोनों की आयु हमसे पूछी है। देखिए सवाल कैसे बनाना है, आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो वही करनी है कि इन रेशो का डिफरेंस देखना है, जो हम करते आ रहे हैं कि रेशो का डिफरेंस एक जैसा है या नहीं है। देखो यहाँ इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे इन दोनों में तो 1 का डिफरेंस है, और इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में तो 0 का डिफरेंस है। यदि मैं 1 में से 1 घटा दूंगा तो 0 ही बचेगा, तो 0 का डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों बराबर है वो तो करना क्या पड़ेगा, डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हमने देखा था कि डिफरेंस इक्वल करने के लिए इस 3 और 1 का डिफरेंस देखो, इस 3 और 1 का डिफरेंस 2 है और इस 2 और 1 का डिफरेंस कितना है 1 है, यानी कि मैं इस 1 का गुणा उनमें कर सकता हूं और उस 2 का गुणा इनमें कर सकता हूं। यदि मैं इस 1 का गुणा इन दोनों में करूंगा तो इनमें कोई भी अंतर नहीं जाएगा, मतलब कि 1 तिया 3 ही होगा और 1 एकम 1 ही होगा। तो 1 तिया यहाँ लिख देते हैं, तो 1 तिया 3 है ना, ये नया रेशो आ गया इनका, ए और बी यहाँ समझने के लिए लिख लेते हैं ये, ठीक। यानी कि यहाँ आ जाएगा 1 तिया 3 और बी की जगह, भारत की जगह आ जाएगा 1 एकम 1, तो वहाँ आ गया आपका 1। इतना भी आप समझ गए। आगे क्या करना है, आगे ऊपर का जो डिफरेंस है दोनों में यानी कि 2, उसका गुणा इनमें कर लेना है। तो 2 का गुणा 2 में करूंगा तो 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, और इस 2 का गुणा में इस 1 में करूंगा तो 2 एकम 2। अब डिफरेंस देखते हैं कि अब डिफरेंस बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो यहां तो था डिफरेंस आपका 3, यानी कि 3 में से 4 घटाए तो 1 का डिफरेंस है। यहाँ कितना डिफरेंस है, 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है, दोनों जगह डिफरेंस 1 हो गया है, यानी कि हम आंसर के करीब आ गए हैं। तो अब समझते हैं कि आकाश की आयु 3 साल थी 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष के बाद उसकी आयु 4 हो गई। भारत की आयु 5 वर्ष पहले, भारत की आयु 5 वर्ष पहले 1 साल थी और 5 वर्ष के बाद उसकी आयु 2 साल हो गई। पहले 1 साल थी, 2 साल हो गई। कितने कितने साल का अंतर आया इनमें, 1 साल का अंतर है, यानी कि हमारा जो समय लगा वो तो लगा 1 साल। हमारा कितना समय लगा, 1 साल लगा। इसको 3 साल से 4 साल होने में 1 साल का समय लगा। इतनी बात समझे आप, मतलब कि रेशो जो है वो 3 से 4 होने में 1 साल का समय लगा। लेकिन जो ओरिजिनल जो समय लगा है वो कितना लगा है आप बताओ। तो मैं कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने में कुल कितने साल हुए, तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक आने में तो 10 साल हुए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो पहले तो 5 वर्ष से वर्तमान में आए होंगे, ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहे थे तो फिर 5 वर्ष आगे आए होंगे, फिर जब वर्तमान में आए होंगे तो 5 साल बीत गए होंगे, फिर वर्तमान के बाद 5 वर्ष बाद और आए होंगे, यानी कि 5 और 5 कितने वर्ष बीत गए, 10 वर्ष बीत गए। हमारा तो 1 ही बीता, तो 1 बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। 1 बराबर 10 होता है तो फिर क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु आपसे पूछी है। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या बनेगी, वर्तमान आयु निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकी जो आपको दी है, मतलब कि या तो ये वाली आयु निकाल लो या ये वाली आयु निकाल लो, जैसी आपकी मर्जी वो आयु निकाल लो। हम वो वाली आयु निकाल लेते हैं, कौन सी वाली, 5 साल पहले वाली आयु निकाल लेते हैं। हमने क्या कहा कि आकाश जो था वो 5 साल पहले 3 साल का था। 1 बराबर 10 होता है तो 3 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 बराबर 10 होता है तो 3 बराबर तो 30 होगा, यानी कि आकाश कितने साल पहले, 5 साल पहले 30 साल का था। बात समझे।
और 1 बराबर 10 होता है तो फिर 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर 10 होता है तो 1 बराबर तो 10 ही होगा। यानी कि भारत जो है वो 5 साल पहले 10 साल का था। इतनी बात भी आप समझे। तो ये दोनों जब 30 और 10 साल के थे, कब थे, 5 साल पहले। तो अभी वर्तमान में कितने साल के रहेंगे? यदि कोई व्यक्ति 5 साल पहले 30 साल का था तो अभी कितने साल का होगा? तो आप कहेंगे 5 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 35 साल का, ठीक है, और ये हो जाएगा 15 साल का। तो इस सवाल का उत्तर रहेगा 35 साल और 15 साल। इतना आप समझे। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल बनाना है। तरीका वो का वही हमने लगाया है। यहाँ पे जो हम डिफरेंस देख रहे हैं, आपको एग्जाम में इस प्रकार से कुछ भी नहीं करना है। आपको क्वेश्चन शुरू करना है कहाँ से? आपने देखा कि 3 और 1 का डिफरेंस 2 है तो डायरेक्ट 2 से गुणा करके इसी रेशो पे आना है। कहने का मतलब आपको ये रेशो लिखना ही नहीं है, ये रेशो आपके माइंड में चलना चाहिए, आपको डायरेक्ट इस पे आना है, ठीक है। यदि ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। अब हम चलते हैं उन सवालों पर जो इसी पर आधारित हैं और पटवारी परीक्षा में पूछे गए हैं। सेम कॉन्सेप्ट है। मैं इसको रफ करता हूं, फिर वो सवाल करते हैं। अब हम करते हैं अगला प्रश्न। 5 वर्ष पहले माता और पुत्री की आयु का संबंधित अनुपात 7:3 था। 6 वर्ष पश्चात अनुपात 16:10 होगा। उनकी आयु का वर्तमान अनुपात ज्ञात करें। यह प्रश्न पूछा गया था 11 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में। क्या दिया है हमको? 5 वर्ष पहले। हमको पहले तो देखना है कि कौन कौन व्यक्ति दिए हैं। एक तो माता दी है और एक उसकी पुत्री दी है। तो एक तो हमको माता दी है और एक उसकी पुत्री दी है। इतना आप समझे। अब उन्होंने पूछा है कितने साल पहले का बताया हमको डेटा कि 5 वर्ष पहले उनका अनुपात 7:3 था। तो 5 वर्ष वाला कौन सा अपना लाइन है, ये वाली है। कितने साल पहले? 5 वर्ष पहले। अनुपात कितना था? 7:3 था। तो यहाँ लिख दिया हमने 7 और यहाँ लिख दिया हमने 3। इतना आप समझ पाए। अब क्या करना है? अब उन्होंने बोला है कि 6 वर्ष पश्चात उनका अनुपात 16:10 होगा। कितने वर्ष पश्चात, कितने वर्ष के बाद? 6 साल के बाद। अनुपात कितना होगा? 16:10 होगा। तो यहाँ लिख दिया 16, यहाँ लिख दिया 10, ठीक है। फिर क्या बोला है कि दोनों की आयु का वर्तमान में अनुपात हमको निकालना है। आप दोनों की आयु का अनुपात तब निकाल पाएंगे जब आपको उनकी आयु पता होगी। कैसे शुरू करेंगे? अब हमको उस प्रकार से नहीं देखना है। देखो, देखने से दिमाग आपको लगाना, लिखना नहीं है। हम देखते हैं 16 में 7 का डिफरेंस। 16 और 7 में कितना डिफरेंस है? 16 और 7 में 9 का डिफरेंस है। 16 और 7 में 9 का डिफरेंस है। 10 और 3 में 7 का डिफरेंस है। यानी कि हमको वो लाइन खींच के लिखना नहीं है। हमने जैसे ही प्रश्न को पढ़ा, इनका अनुपात देखा, हमको इनको अनुपात को ऐसे लिखा, हमको समझ में आया कि यार इनका डिफरेंस सेम नहीं है। चलिए डिफरेंस सेम करते हैं। डिफरेंस सेम कैसे करेंगे? या डिफरेंस सेम करने के लिए हमको इन दोनों का डिफरेंस देखना है, ऊपर वाला और नीचे का भी डिफरेंस देखना है। ऊपर का डिफरेंस देखा कि 7 और 3 4 का डिफरेंस है। अच्छा, 7 और 3 में 4 का डिफरेंस है, तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, लिख दिया मैंने 4 का डिफरेंस है। फिर चलो 16 और 10 में कितना डिफरेंस है? 16 और 10 में 6 का डिफरेंस है। 16 में से 10 घटाएं कितना बचेगा? 6 का डिफरेंस है। मुझे समझ में आएगा कि यार मैं 6 का गुणा वहाँ कर दूँ इन दोनों में और इस 4 का गुणा मैं इन दोनों में कर दूँ तो मेरा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा। ये आप समझे। चलो करते हैं। 6 का डिफरेंस था दोनों में। इस 6 का गुणा वहाँ किया, 7 छंग कितना हो गया? 7 छंग 42 हो गया। इस 6 का गुणा वहाँ किया, 6 तिया कितना हो गया? 18 हो गया, ठीक है। और अब इस 4 का गुणा मैंने 16 में किया तो 16 चौक कितना हो गया? 64 हो गया। इस 4 का गुणा मैंने इसमें किया तो 4 और 10, 4 × 10 कितना हो गया? 40 हो गया। अब देख लेता हूँ क्रॉस चेक करने के लिए कि डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। 42 और 64 में कितना डिफरेंस है? 4 में से 2 गया तो 2, 6 में 4, 22 का डिफरेंस है। 42 और 64 में 22 का डिफरेंस है और 18 और 40 में भी 22 का डिफरेंस है। 18 में 22 जोड़ेंगे तभी तो कितना आएगा? 40 आएगा। और 42 में 22 जोड़ेंगे तभी तो 64 आएगा। यानी कि डिफरेंस सेम हो गया है। कितना डिफरेंस है? 22 का डिफरेंस है दोनों में। इसमें भी 22 का डिफरेंस है, इसमें भी 22 का डिफरेंस है। यानी कि हमको ये रेशियो कन्वर्ट करने में 22 वर्ष लगे और उनको कितने लगे? उनको लगे, वापस से आपको यहां से यहां तक आना है तो कितने साल आना पड़ेगा? 11 साल आना पड़ेगा। कैसे? कि पहले तो ये 5 वर्ष बीतेंगे तो 5 साल तो ये हो जाएंगे, फिर वर्तमान पे आ जाएंगे, फिर वर्तमान से 6 वर्ष और चलना पड़ेगा। तो 6 और 5 कुल कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। हमको कितने लगे? 22 लगे। यानी कि 22 बराबर क्या हो जाएगा? 22 बराबर 11 हो जाएगा। तो 22 बराबर अगर 11 हो जाएगा तो उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने इनका रेशो पूछा है कि इनका रेशो क्या होगा। तो पहले तो आपको इनकी आयु फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। और रेशो कौन सा पूछा है? वर्तमान आयु का रेशो पूछा होगा उन्होंने। तो इनकी आयु क्या होगी? इसके लिए तो आपको निकालना पड़ेगा माता की आयु के लिए 42 बराबर क्या होता है, ठीक है।
और पुत्री की आयु के लिए आपको निकालना पड़ेगा 18 बराबर क्या होता है। बात समझ पा रहे हैं। तो पहले हम लोग माता की आयु निकालते हैं। ये कौन सी आयु आएगी, ये वाला जो रेशो है ये 5 वर्ष पहले का है, तो ये 5 वर्ष पहले की आयु आएगी। तो हमने क्या किया कि 22 बराबर 11 होता है, तो 42 बराबर क्या होगा। तो मैंने क्या कहा कि 11 में आपको जो निकालना है उसका गुणा करना है। 42 बराबर क्या होता है, तो 42 का गुणा कर देंगे और 22 का भाग लगा देंगे। बात समझे। तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22 और इसको काटेंगे। 42 का आधा कितना होगा, 21 होगा। 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यानी कि जो माताजी हैं वो माताजी तो हैं 21 साल के, लेकिन कब, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले यदि माताजी 21 साल के हैं, मैं आपसे बोलूं कि वर्तमान में कितने साल के होंगे, तो आप कहेंगे कि माताजी की जो 5 साल पहले की जो आयु है यानी कि 21, उसमें 5 साल जोड़ दो। उसमें 5 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी। तो 21 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। तो ये तो आ जाएगी माताजी की आयु। अब क्या करना है आपको, ये तो हमने माताजी की आयु निकाली है, हमको किसकी निकालनी है, अब पुत्री की भी निकालनी है। तो वापस से कॉन्सेप्ट तो यही यूज़ होगा कि 22 बराबर यदि 11 होता है तो 18 बराबर क्या होगा। तो जो निकालना है उसका गुणा करना है, यानी कि 11 में 18 का गुणा करेंगे, 22 का भाग लगाएंगे। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 9 साल। ये 9 साल जो आयु आई है आपकी पुत्री की, ये 9 साल कब की आयु आई है, ये डेटा कब का है, ये डेटा तो कितने साल पुराना है, ये डेटा है आपका 5 साल पुराना। यानी कि 5 साल पहले पुत्री 9 साल की थी, 5 साल पहले पुत्री 9 साल की थी, अभी कितने साल की होगी। तो आप कहेंगे इसमें 5 और जोड़ दो, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि माताजी वर्तमान में 26 साल की है, पुत्री वर्तमान में 14 साल की है। दोनों का रेशो कितना होगा, तो रेशो का साइन लगा के इसको काट लेंगे। जब तक ये कटेगा तब तक काटना है। 2 से काटो पहले, इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसको 2 से काटेंगे, 2 सासी 14, 13:7। अब नहीं कटेगा ये, है ना, क्योंकि अब कटेगा तो पॉइंट में जाएगा, मतलब कि यही आपका उत्तर है। बात समझ पाए। यानी कि तरीका जल्दी काम करेगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से वीडियो रिपीट करके देखना और इस कॉन्सेप्ट की आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। यदि आप इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका रेशो ही नहीं, आपका साझेदारी, सिक्के वाले प्रश्न, अनुपात और ये सब कुछ कवर होगा आपका। यानी कि इस तरीके से आपका और भी टॉपिक कवर होंगे। जरूरी नहीं है कि यही टॉपिक कवर होगा, जहाँ भी किसी संख्या में वृद्धि करने की बात आएगी, रेशो बदलेगा, वहाँ ये काम करेगा। बात समझ में आ रही है। अगला सवाल हम देखते हैं। आपका ये वाला सवाल कब आया था, आपका ये वाला सवाल जो है परीक्षा में 11 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 1 में पूछा गया था। 13:7 इसका उत्तर आया है। ठीक है, अब हम इसी प्रकार के और आगे दूसरे सवाल करते हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखो अगला प्रश्न, उसको भी, वो भी पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया है और उसको भी हम इस कॉन्सेप्ट से कर सकते थे। प्रश्न पूछा गया था आपका 10 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में। प्रश्न ये था कि 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष के बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुना होगी। तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी होगी। पहले तो हमको नाम लिख लेना है। क्या क्या बोला है, सुशील और स्नेहल बोला है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सुशील और यहाँ हमने लिख दिया स्नेहल। ठीक है, अब प्रश्न पड़ा कि 6 वर्ष पहले बोला है तो 6 लिख दिया। 6 वर्ष पहले सुशील और इनकी आयु जो है वो किस प्रकार से थी। सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। स्नेहल की जो भी आयु थी उसकी 3 गुनी सुशील की आयु थी, है ना। स्नेहल की आयु का 3 गुना। देखो यहाँ बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। तो ये क्या बोला, सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना। स्नेहल की, जिसके पास की लगा है, का लगा है, से लगा है, ठीक है। स्नेहल की, तो जिसके पास का के लगा है या जिससे तुलना की गई है उसको तो 1 मान लो गुना वाले प्रश्न में। तो स्नेहल की आयु हमने 1 मान ली, है ना। अब प्रश्न फिर दोबारा पढ़ो। 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना। स्नेहल की आयु हमने 1 मानी है, सुशील की आयु कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि स्नेहल की आयु का 3 गुना सुशील की आयु है। इसको 1 मान लिया, इसको 3 मान लिया। बात समझ पाए। तो ये 3 और 1 हो गया। 6 वर्ष पहले की बात चल रही है। अब क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं।
6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 वर्ष के बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुना होगी। इस 5/3 से भी आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कि हमको समझ में तो आ गया है कि स्नेहल जो है वो सुशील से छोटा है ना, स्नेहल जो है वो सुशील से छोटा है। तो इस 5/3 को तो हमको आयु तो मानना है, हमको यहाँ 6 वर्ष के इसमें इसी डेटा को लिखना है। अब आप ही मुझे बताओ कि मैं यहाँ 5 लिखूँ कि यहाँ 5 लिखूँ, तो आप कहेंगे वहाँ 5 लिखोगे और यहाँ 3 लिखोगे तो स्नेहल तो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आपको आंख बंद करके क्या लिख सकते हैं, आप आंख तो खुली रखनी पड़ेगी, 5 और 3 लिख सकते हैं। उन्होंने यही तो बोला है कि 5/3 है स्नेहल की आयु का, तो स्नेहल की आयु का जो है 3 का 5/3 कितना होगा, 3 का 5/3 कितना होगा, 5 ही होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। और आप इतना दिमाग लगाओ मत, आपको तो पता है कि स्नेहल छोटा है, तो जो छोटी वाली वैल्यू है स्नेहल के सामने लिख लो, जो बड़ी वाली वैल्यू है वो सुशील के सामने लिख लो। अब देखना है कि डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। देखो यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ 3 और 2 में 2 का डिफरेंस है, 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 में से 3 घटाया तो 2 का डिफरेंस है। और 1 और 3 में कितना डिफरेंस है, तो 3 में से 1 घटाया तो भी 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम है तो ये तो और अच्छी बात है, हमारा एक स्टेप बढ़ा ही नहीं आगे वाला, जो हम ऐसे करते हैं वो अब आएगा भी नहीं। डिफरेंस अगर आपका सेम है तो आगे बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ेंगे आगे, कि इसको 3 से 5 साल का होने में हमारे हिसाब से तो 2 साल लगे, है ना, हमारा 2 साल का अंतर आ रहा है। लेकिन यहाँ कितने साल का अंतर आ रहा है, यहाँ तो 6 साल तो ये हो गए, 6 साल से वर्तमान में आया होगा, वर्तमान से फिर 6 साल बाद में, यानी कि 6 साल तो ये, 6 साल ये, 6 और 6 12 साल का अंतर लगा। तो 2 बराबर 12 होता है, ये तो हम लिया है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये देखना है कि क्या पूछा है, वो मुझे पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने पूछा क्या है, ये पूछा है कि स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। स्नेहल की आपसे वर्तमान आयु पूछी है, स्नेहल की वर्तमान आयु निकालने के लिए ये वाला डेटा निकालना पड़ेगा। लेकिन वो डेटा निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो 6 वर्ष पहले स्नेहल की आयु निकाल दो या 6 वर्ष बाद की स्नेहल की आयु निकाल दो। तो हम पहले वाली ही निकाल लेते हैं। तो 6 वर्ष पहले स्नेहल 1 साल का था, यानी कि आपको ये निकालना है कि 1 बराबर क्या होता है। यदि 2 बराबर 12 होगा तो 1 बराबर तो क्या होगा, 1 बराबर तो 6 होगा। इसका मतलब स्नेहल 6 साल पहले 6 साल का था। बात समझ पा रहे हो, कब का डेटा है ये, 6 वर्ष पहले का डेटा है ये। तो 6 साल पहले स्नेहल 6 साल का था, लेकिन उन्होंने तो वर्तमान आयु पूछी है। इसका मतलब वो तो 6 साल पहले 6 साल का था, अभी तो वो 6 साल बड़ा हो गया होगा, तो 6 और 6 12 साल, यानी कि स्नेहल की वर्तमान आयु आ जाएगी 12 साल। और यही इस सवाल का उत्तर होगा। बात समझे। इस सवाल का प्लस पॉइंट क्या रहा कि इस सवाल में डिफरेंस सेम था, इसलिए हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा और पटवारी परीक्षा में पूछा गया था ये। ठीक है, कब पूछा गया था, 10 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में पूछा था। अब हम ऐसा ही एक और प्रश्न जो कि एग्जाम में आया है उसको भी ले लेते हैं। अब अगला जो प्रश्न था वो था कि 2 मित्रों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है। 2 मित्रों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है और 4 वर्ष पूर्व उनका अनुपात 1:7 था। तो 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 11 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, कर लेते हैं। कितने मित्र है, 2 मित्र है। 2 मित्र को तो फिर आप नाम दे देते हैं, कुछ भी, ए दे देते हैं, एक को बी दे देते हैं, सबसे बेस्ट। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ते हैं। 2 मित्रों की वर्तमान आयु का आपको अनुपात दिया है। वर्तमान वाला डेटा कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 1:4 है। मतलब कि हमने यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद और 4 वर्ष पूर्व, कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। रेशो क्या था, 1:7 था, यानी कि ये 1 था, ये 7 था। ठीक है, अब क्या पूछा है, ये पूछा है कि 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात चाहिए आपको। तो पहले तो आप वर्तमान की आयु निकालोगे, तभी तो 10 वर्ष बाद की आयु फाइंड कर पाएंगे। तो चलो हम करते हैं। कैसे करना है, डिफरेंस देखना है। हमको यहीं दिख गया कि डिफरेंस सेम है ही नहीं उसमें। डिफरेंस सेम क्यों नहीं है, क्योंकि 1 और 1 का डिफरेंस तो 0 होता है, तो वहाँ तो 3 का डिफरेंस है। डिफरेंस इक्वल नहीं है, मतलब डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करते हैं,
इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस 6 है, 7 में से 1 गया तो 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 में से 1 गया तो 3। अब क्या करते हैं हम कि यहाँ जो डिफरेंस रहता है उसका ऊपर वाले रेशो में गुणा कर लेते हैं, और वहाँ जो डिफरेंस रहता है उसका नीचे वाले रेशो में गुणा कर लेते हैं। इस 3 का गुणा वहाँ करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहीं लिख देता हूँ, 3 एकम 3 हो जाएगा। इस 3 का गुणा मैंने यहाँ किया तो 3 एकम 3 हो गया। इस 3 का गुणा मैंने यहाँ किया तो 7 तिया 21 हो गया। ठीक है, आप ये समझना बस कि ये 4 वर्ष पहले का है। ठीक है, इस 6 का गुणा मैंने 1 में किया, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का डिफरेंस का गुणा इस रेशो में करना है, तो 6 एकम तो 6 ही हो जाएगा। ठीक है, और 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखो डिफरेंस इक्वल हो गया क्या, 3 और 6 में 3 का डिफरेंस है, 21 और 24 में 3 का डिफरेंस है, मतलब कि डिफरेंस इक्वल हो गया है। इतना आप समझे। अब क्या करना है, अब जो है आप इनकी आयु फाइंड कर लीजिए। कैसे करेंगे, ये जो डिफरेंस है हमारा, तो डिफरेंस कितना है, 3 है। यहाँ डिफरेंस कितना है, वर्तमान और 4 साल पहले, यानी कि यहाँ तो डिफरेंस 4 का ही है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर 4 हो जाएगा। यदि 3 बराबर 4 हो जाएगा तो आप क्या करो, वर्तमान वाली आयु फाइंड कर लो, क्योंकि फाइनली हमको जाना तो कहाँ है, 10 वर्ष बाद की आयु में जाना है, तो फिर वहाँ से तो ज़्यादा समय लगेगा। वर्तमान वाली आयु, वर्तमान आयु वाला रेशो देखो, ये वाला तो 4 साल पहले का है, ये वाला प्रेजेंट वाला है, ये वाला प्रेजेंट वाला है। तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं कि 6 बराबर क्या है। यदि 3 बराबर 4 है तो 6 बराबर क्या है, तो 4 में क्या करेंगे, 6 का तो गुणा करेंगे। 6 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि हमको 6 बराबर क्या होता है ये निकालना है। किससे निकाल रहे हैं, 3 से निकाल रहे हैं, यानी कि 3 का भाग लगा देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो यहाँ तो आ जाएगा आपका 8। और इसका निकाल लो। अब क्या निकालना है, 24 बराबर क्या होता है, यदि 3 बराबर 4 होता है, उस केस में 3 बराबर यदि 4 होता है तो 24 बराबर क्या होगा, तभी तो वो सेकंड वाला व्यक्ति है उसकी आयु निकलेगी। तो 4 में क्या करेंगे, जो निकालना उसका गुणा, यानी कि 24 बराबर क्या है ये निकालना है, तो 24 का गुणा किया है, और यहाँ जो होता है उसका हम भाग लगाते हैं। तो 3 एकम 3, 3 8 24, 8 चौक 32, तो ये आ गया आपका 32, ये आ गया आपका 8, और ये आ गया आपका 32। यानी कि वर्तमान में जो पहला व्यक्ति है वो 8 साल का है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो 32 साल का है। इतना आप समझे। प्रश्न में ये पूछा है कि 10 साल के बाद इनकी आयु में अनुपात कितना होगा। 10 साल के बाद ये कितने साल का होगा, तो 10 साल के बाद ये जो है आपका 8 यहाँ लिख देता हूँ, 10 साल के बाद ये 18 साल का हो जाएगा, और 10 साल के बाद ये 32 वाला 42 साल का हो जाएगा। ठीक है, इनका रेशो पूछा है, रेशो निकाल लो। किससे कट रहा है ये कट जाएगा आपका, इसको पहले आप 3 से ही काट दो, 6 से भी तो कट जाएगा, 6 तिया 18, ठीक है, और 6 7 तो 42, 3:7, 3:7 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, कब पूछा गया ये प्रश्न, ये जो प्रश्न पूछा गया था ये पूछा गया था 11 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा। हम अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो भी पटवारी की परीक्षा में आया है, और प्रश्न ये है कि पिता और पुत्र की आयु में अभी 24 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो अभी पुत्र की आयु कितनी होगी। ठीक है, जो डेटा दिया है वो हमको लिखना है। पहले तो व्यक्ति कौन कौन दिए हैं, एक तो पिता दिया है, ठीक है, और एक पुत्र दिया है। उसके बाद क्या बोला है, हमको बोला है कि अभी उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। इस लाइन को भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोला है कि यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु का 3 गुना थे। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, और 5 वर्ष पूर्व ये पिता जो है अपने पुत्र की आयु का, जिसके पास का के की लगा रहे उसको हमेशा मानते हैं, तो हमने पुत्र की आयु 1 मान ली, और चूंकि पिताजी पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो 1 का 3 गुना कितना होगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब पिताजी 3 साल के हो गए और पुत्र 1 साल का हो गया। लेकिन ये कब, 5 साल पहले, क्योंकि 5 वर्ष पहले का डेटा बोला है। अब वो डेटा काम आ जाएगा जो पहले बोला गया था कि उनकी आयु में अभी 24 वर्ष का अंतर है। अब देखिए, उनकी आयु में अभी 24 वर्ष का अंतर रहेगा, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, यानी कि 1 साल बाद भी उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर रहेगा। 5 साल के बाद भी उनकी आयु में जो अंतर है, डिफरेंस जो है, वो तो वैसा ही रहेगा। पहले भी डिफरेंस 24 साल का ही रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं, यानी कि डिफरेंस कभी नहीं बदलेगा, चाहे 5 साल पहले की बात करो, चाहे 5 साल बाद की बात करो। ऐसा नहीं होगा कि एक बड़ा होता जाएगा और एक वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो डिफरेंस जो रहता है शुरुआत से वही रहता है। कहने का मतलब पिताजी और पुत्र के बीच में कितने साल का डिफरेंस है, हमारे अनुसार जो 3 और 1 में 2 साल का डिफरेंस है। ठीक है,
तो 2 बराबर क्या दिया है, 2 बराबर 24 दिया है, उन्होंने अंतर 24 बोला है, हमारा जो दोनों का अंतर है वो 2 है, तो 2 बराबर 24 हो जाएगा। ये पूछा गया है प्रश्न में कि पुत्र वर्तमान में कितने साल का है। तो जो पुत्र है वो वर्तमान में बताने के लिए पहले हमको 5 वर्ष पहले का पता करना पड़ेगा। 5 वर्ष पहले पुत्र 1 साल का था, यानी कि 2 बराबर 24 होता है, तो 1 बराबर कितना होगा। तो अगर 2 बराबर 24 होगा तो 1 बराबर 24 में 2 का भाग लग जाएगा, तो 12 होगा। यानी कि 12 साल का था पुत्र, लेकिन कब, 5 साल पहले। और उन्होंने पूछा है वर्तमान में कितने साल का है, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर लगेगा 17 साल। क्योंकि कोई व्यक्ति 5 साल पहले यदि 12 साल का था तो 5 साल बाद तो वो अभी वर्तमान में तो 17 साल का होगा, तो इसका उत्तर लग जाएगा 17। यही इस सवाल का उत्तर है। अब ये वाले जो सवाल थे ये सारे आयु वाले सवाल थे, लेकिन रेशो में जो हम टाइप पढ़ रहे हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, इसी का पार्ट है, यानी कि इसी कॉन्सेप्ट से ये सवाल बन जाते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और है, वो भी आपको समझना है। ये आयु वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, एक कॉन्सेप्ट और है, और वो उस कॉन्सेप्ट से भी पटवारी की परीक्षा में प्रश्न आया था। तो पहले हम एक डेमो सवाल लेंगे और उसके बाद वो देखेंगे कि कौन सा सवाल आया था, और फिर ये क्लास खत्म करते हैं। तो अब ये अगला जो सवाल है ये डेमो प्रश्न है, यानी कि ये सवाल बनाया गया है किस लिए, समझने के उद्देश्य से, ताकि आगे जो सवाल आ रहा है इसके बाद वाला वो एज इट इज़ इसी पैटर्न का है जो कि परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो हम इस सवाल को पढ़ते हैं कि प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात 5:4 है और द्वितीय संख्या का तृतीय संख्या से अनुपात 3:5 है, तो प्रथम द्वितीय तृतीय संख्याओं का आपस में अनुपात कितना है। तो आपको प्रथम संख्या का अनुपात, एक तो आपको फर्स्ट संख्या दी है, एक आपको सेकंड संख्या दी है, इन दोनों का आपको अनुपात दिया है 5:4। प्रथम और दूसरी संख्या का अनुपात 5:4 दिया है, और आपसे दूसरी और तीसरी संख्या, यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, दिया है 3:5। दूसरी और तीसरी, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 3 और यहाँ लिख सकते हैं 5। अब एक तरीका तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को लाने का ये है जो तरीका हम कर रहे हैं, और दूसरे और भी इसके तरीके हैं। यानी कि यदि आपको 2 सवालों का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात एक के बाद एक दे रखा हो, जैसे पहली का दूसरी से दे रखा हो, फिर दूसरी का तीसरी से दे रखा हो, फिर तीसरी का चौथी से दे रखा हो, और फिर आपसे बोले कि बताओ अब पहली दूसरी तीसरी चौथी में कितना अनुपात होगा, वो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन इस सवाल के लिए, ओनली दिस क्वेश्चन, इस सवाल के लिए आपको ये तरीका अपनाना है। यहाँ ये खाली जगह दिख रही है तो आपको 4 पास में है, तो यहाँ आपको 4 लिख देना है, और यहाँ जो खाली जगह दिख रही है तो ये हॉरिजॉन्टल में देखना है आपको, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, वर्टिकल नहीं देखना है। हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो कौन पास में है, 3 पास में है, तो ये 3 लिख दिया। अब क्या करना है, अब इसका मल्टी इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया। 5 दिया कितना हो गया 15, 4 दिया कितना हो गया 12, और 4 पंजे कितना हो गया 20 हो गया। बस ये जो रेशियो आया है यही आपका उत्तर होगा इस सवाल का। बात समझ पाए। प्रश्न क्या दिया था, प्रश्न दिया था कि 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 5:4 है और दूसरी का तीसरी से अनुपात 3:5 है। फिर उन्होंने पूछा था कि पहली दूसरी तीसरी संख्याओं का अनुपात आपस में क्या होगा। तो हमने इस प्रकार से करना है कि यहाँ खाली जगह थी तो हमने इसके पास वाला 3 लिख दिया, वहाँ खाली जगह थी तो हमने इसके पास वाला जो ये 4 है वो 4 वहाँ लिख दिया था, और फिर क्या किया आपस में गुणा कर लिया, तो जो वैल्यू आई वही आपका उत्तर हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब हम वो प्रश्न देखते हैं आखिरी, जो कि पटवारी की परीक्षा में आया। अब देखो आज का आखिरी प्रश्न कि 3 संख्याओं का योगफल 204 है। 3 संख्याओं का योगफल 204 है। प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात 2:3 है और द्वितीय संख्या का तृतीय संख्या से अनुपात 5:3 है। तो द्वितीय संख्या क्या है। देखिए पहले तो हमको ऐसा बोला है कि 3 संख्या है, उनका एडिशन 204 है, उनका तीनों को जोड़ेंगे तो 204 आता है। फिर हमको रेशो दे दिए गए हैं, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो अनुपात दिया है वो दिया है 2:3। ठीक है, पहली से दूसरी का अनुपात 2:3 दिया है, और दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:3 दिया है। दूसरी का तीसरी से, तो दूसरी का जो और तीसरी का रेशो दिया है 5:3 दिया है। दूसरी के नीचे 5 लिख दिया, तीसरी के नीचे 3 लिख दिया, 5:3 ही दिया है। ठीक है, अब क्या किया था हमने, जो खाली जगह हॉरिजॉन्टल देखना है ना, तो ये खाली जगह है यहाँ पे, तो इसके पास में 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, और इसके पास में क्या है 5 है सीधी रेखा में, तो 5 लिख देंगे। अब क्या करना है, मल्टी कर लेना, इसका गुणा इसमें करना है, तो 5 दूने कितना हो जाएगा 10, इसका गुणा इसमें किया तो 5 दिया
15 और इसका गुणा इसमें किया तो 3 तिया 9। तो बस वो जो रेशो है वो ये यही आ गया है, पहली संख्या का, दूसरी संख्या का, तीसरी संख्या का रेशो अपने पास आ गया है 10:15:9। ये रेशो हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि पहली संख्या कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, मानने वाली, रेशो वाली, तभी तो हम आंसर निकाल पाएंगे। तो माना कि हमारी पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 15 है और तीसरी संख्या हमारी 9 है। इतना आप समझे। उन्होंने शुरुआत में एक लाइन बोली कि तीनों संख्याओं का योग 204 है। अब तीनों संख्याओं का योग यदि 204 है तो हम हमारा भी तो योग कर लें कि हमने जो संख्याएं मानी है उसका योग कितना है। तो देखिए 10 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 और 9 आपका हो जाएगा 25 और 9 34। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला है वैसा करना है। उन्होंने योगफल दिया है तो हम भी योग कर रहे हैं। तो जो हमारा इन तीनों संख्याओं का योगफल जो है, जो हमने मानी है, वो है 34। और प्रश्न में उन्होंने बोला है कि ये 34 जो है ना, ये 204 के इक्वल में है, यानी कि 34 बराबर 204 होता है। तो अब क्या निकालने की बोला है? ये बोला गया है कि इन तीनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। तो आप मुझे बताइए 10, 15, 9 में छोटी संख्या कौन सी है? तो 10, 15, 9 में छोटी संख्या तो 9 है। इसका मतलब 34 बराबर 204 होता है, तो 9 बराबर क्या होता है? तो हम क्या करेंगे, 204 में 9 का तो गुणा कर देंगे। किसका गुणा करते हैं? जिसको हमको ज्ञात करना है उसका गुणा करते हैं, और जिससे ज्ञात कर रहे हैं उसका भाग लगाते हैं। तो 34 का हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। 34 किसके पहाड़े में आता है? 17 के पहाड़े में आता है। 17 से काट के देख लो, 17 एकम 17 और 17 दूना 34, 2 बार ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। 17 एकम 17, शेष कितना बचेगा? 3, मतलब कि 34 हो जाएगा। तो 17 दूना 34, ये पूरा काटेंगे तो कितना बार जाएगा? 17 से 204 12 बार जाएगा। एक बार और काट लो, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, यानी कि 6 × 9 आपका आंसर है। तो 9 छंग कितना होता है? 9 छंग होता है 54। 54 इस सवाल का उत्तर होगा। तो आज के जो ये प्रश्न थे, ये संख्याओं पर आधारित जो हमारा टाइप चल रहा है उसके ऊपर आधारित थे, और पटवारी की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें से हमने लिए हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा है कि मैंने सारे पेपर के प्रश्न अभी उठाए भी नहीं हैं, इस टाइप के और भी प्रश्न हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद, ये क्लास देखने के बाद आप क्या करिए कि जो टेलीग्राम चैनल है, यदि आपके पास पेपर नहीं हो तो आप टेलीग्राम, और ऐसे भी आप जुड़ सकते हो, उसमें कोई ना कोई अपडेट आएगी ना, जो जेन्युइन अपडेट मुझे लगेगी बस वही मैं शेयर करूँगा। अदरवाइज फालतू का कोई वो उस पर डेटा इकट्ठा नहीं करेंगे। जो काम की चीज़ है वह, तो उस पर क्या है ना, पेपर रखे हुए हैं 9 दिसंबर से लगा के 29 दिसंबर तक के पेपर रखे हुए हैं पुरानी पटवारी परीक्षा के। वो आप डाउनलोड करके क्या करना है आपको, शायद से 12 दिसंबर तक तो मैंने इसमें ले रखा है, यानी कि ये 5 जो प्रश्न थे, 5 या 6 प्रश्न जो हमने आज देखे हैं जो कि पेपर में आए हैं, वो 13 दिसंबर तक के पेपर में है। तो वो पेपर मत देखना, उसके बाद के पेपर देखना आप, 14, 15, 16 वाले वो देखना, और उसमें इस टाइप के प्रश्न ढूंढना। 20 प्रश्न तो हैं कुल, उसमें से आपको रेशो वाला इस टाइप के प्रश्न ढूंढने हैं। और वो प्रश्न ढूंढने के बाद यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो ये जो हेडिंग है इसी के नीचे वो प्रश्न चलते जाएंगे। होगा क्या, क्लास को लंबा करना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि रेशो इतनी देर चल रहा है। देखो, कोई भी चीज़ पढ़ना है ना हमको, तो उसको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बार पढ़ना है, बहुत बढ़िया से पढ़ना है, अदरवाइज या तो पढ़ो ही मत, और पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। इतना अच्छे से पढ़ना है कि लाइफ में कभी भी, ऐसा ही नहीं इसी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई प्रश्न आ जाए और हमने जो पढ़ा है उसमें से आया है तो फिर नंबर नहीं कटना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी अपनी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम रेशियो को ख़त्म करेंगे टॉपिक। कल सैटरडे संडे है तो मेरा हो सकता है शायद कल तो पता नहीं, लेकिन परसों ऑफ है, तो हम परसों रेशियो को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।